बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पत्रकारों ने ऐसा क्या पूछ लिया सवाल कि नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के गर्दन पकड़ ली। जाने हैरान कर देने वाला मामला, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो गुड न्यूज, स्पीड ब्रेकर से पैदा होगी बिजली, जलेंगे स्ट्रीट लाइट। MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने किया कमाल। लापरवाही पर पड़ी भारी, सरकारी स्कूलों से गायब शिक्षकों का कटा वेतन, 2 दिन के भीतर मांगा गया स्पष्टीकरण। बिहार के गांव में शुरू करे बिजनेस, सरकार देगी मदद। कौन कौन सा करेंगे बिजनेस, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की है तैयारी, दिया ऐसा बयान जो कि बिहार में लाएगा सियासी तूफान। अररिया में छात्रों का बवाल, MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज में जमकर के की तोड़फोड़, जाने क्या है माजरा। RJD का बड़ा फैसला, 38 जिलों की यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले सियासी पेंच कसने की तैयारी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर बरसे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कहा रामायण दलित और इस्लाम पर उंगली उठाना सही नहीं। ना बैठने की जगह ना ही सफाई, विरोध पर थप्पड़ मारती है टीचर। बिहार के स्कूल का हाल, छात्रों ने किया बेहाल। लालू की दया पर सरकार चला रहे नीतीश, जिस दिन मन बदला बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करा हमला। बिहार में रहस्यमयी तरीके से कुएं से निकल रहा है खौलता हुआ पानी, चमत्कार बताकर के दूर दराज से देखने आ रहे हैं लोग। हम लोग समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। अब हर्बल नेबुलाइजर से भी कर सकेंगे अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों का क्योर, BHU के चिकित्सक विज्ञान संस्थान ने तैयार की दवा। रील जैसी वीडियो बनाकर के पैसे कमाना इस्लाम में है हराम, 3 दिनों तक चली मुफ्तियों की बैठक में हुआ फैसला। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे गए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, कुछ दिन पहले पटना के हॉस्पिटल में हुए एडमिट। सरकारी पैसों को दूसरे काम में लगाने पर दर्ज होगा केस, वसूली की जाएगी पूरी रकम। बिहार के इन 18 जातियों पर PM मोदी मेहरबान, विश्वकर्मा योजना का मिलेगा जबरदस्त लाभ, 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। बिहार में बारिश की बेरुखी, हफ्ते भर और सताएगी गर्मी, कई जिलों में हल्की बूंदाबूंदी के आसार। गया में युवा कांग्रेस ने पकोड़े की दुकान खोलकर के मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, कहा मोदी जी है तो मुमकिन है। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी दस्तक देने पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में राजनीतिक यात्राओं का दौर भी शुरू होने वाला है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी यात्रा पर अक्टूबर में जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। इंडिया महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग अंतिम निर्णय पर पहुंचना बाकी है। इसी बीच RJD के नेता तेजस्वी यादव बिहार की हर सीट पर अपनी धमक जमाने दौरे पर निकलने वाले हैं। आपको बता दूं कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में RJD को कोई भी सीट नहीं मिल पाया था, लेकिन साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने बड़ी जीत हासिल करते हुए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी। जब तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रदेश का तूफानी दौरा किया था। तेजस्वी यादव बिहार के सभी 38 जिलों में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जब वे बूथ स्तर तक राजद की मजबूती का जायजा लेंगे और कहीं कोई भी विवाद या फिर परेशानी होगी तो फिर उसे दूर करने की कोशिश भी
करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीट है तो फिर लोकसभा की 40 सीट है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी पार्टी बूथ और वार्डों तक पहुंच चुकी है। बरसात के बाद सच है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जाएंगे। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में देखेंगे कि गांव कस्बा कैसे सुदृढ़ हो। जब वहीं तेजस्वी यादव की संभावित यात्रा पर भाजपा ने तंज कसा है। जब पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि 14 माह से तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वे 5 डिपार्टमेंट लेकर के बैठे हुए हैं। जब नितिन नवीन ने प्रश्न करते हुए कहा है कि 14 महीने में विदेश यात्रा और फिर राजनीतिक प्रवास के अलावा उन्होंने किया ही क्या है। वे जिले में जाएंगे, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि 5 विभागों में आपने क्या काम किया है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि अपने विवादित बयान को लेकर के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने उन पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रामायण, इस्लाम और दलित के ऊपर उंगली उठाना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। गीता, कुरान, बाइबल या फिर रामायण हो, यह आस्था की चीज है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तुम मानो या ना मानो, लेकिन गीता, रामायण, बाइबल और कुरान पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भावनाओं की चीज़ है। ऐसी चीज़ों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं के पाठक के विवाद पर उन्होंने कहा है कि मंत्री जी आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है। के पाठक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का राइट नहीं है, बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात नहीं की, एम्स निर्माण की बात नहीं की, दरभंगा के पेपर मिल की बात नहीं की। मैं अमित शाह का पैर धोकर के पीऊंगा यदि वे मधेपुरा की दूध की फैक्ट्री, मधुबनी का तीनों चीनी मिल, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्त कर दें। सब लगे हैं मनुस्मृति और फिर कुरान की कथा पढ़ने, लेकिन यहाँ पर जो मेन समस्या है, मेन मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों एक तरफ बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का दावा है कि बिहार में सरकारी स्कूलों के हालात में सुधार हुए हैं, जहाँ छात्र छात्राओं को स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जब वही दूसरी तरफ बिहार के रोहतास जिले में बुनियादी सुविधाएं न मिलने से छात्राओं ने विद्यालय में जमकर के हंगामा किया है। ये पूरा मामला डेहरी में स्थित रामा रानी जैन बालिका उच्च +2 स्कूल का है। यहाँ नाराज छात्रों ने प्रधानाध्यापिका के चेंबर में घुस करके जम करके बवाल काटा। छात्रों ने बताया है कि स्कूल में बुनियादी सुविधा का घोर अभाव है, इस कारण उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कतें होती है। यहाँ तक कि स्कूल के जर्जर भवन में भी उन्हें जानवरों की तरह एक बेंच पर 5-5 लड़कियों को बैठाया जाता है। ऐसे में इस उमस भरी गर्मी में स्कूल के कमरे में पंखा तक नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पढ़ाई किस तरह से होती होगी। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा श्वेता ने बताया है कि लड़कियों के टॉयलेट में इतनी गंदगी पसरी है कि पढ़ने वाली छात्राएं टॉयलेट जाने के क्रम में उल्टियां करने लगती है। इसी बात की शिकायत करने जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंची तो फिर वो आग बबूला हो गई, जब उल्टे छात्रों को ही खड़ी खड़ी सुनाने लगी। दोस्तों बात करते हैं कि एक दिवसीय दौरे झंझारपुर पहुंचे अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कह रहे हैं, तो फिर वहीं बीजेपी उन्हें विधानसभा भंग करने की चुनौती दे रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही है, ऐसे में चुनाव तो कभी भी हो सकते हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार बैसाखी पर चल रही है, 243 के सदन में महज 43 विधायकों वाली पार्टी का नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। ऐसे में सरकार कब गिर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की सरकार तो लालू प्रसाद की दया पर चल रही है। जिस दिन लालू प्रसाद का मन बदला उस दिन नीतीश कुमार चले जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में एक कुआं चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ इसे देखने के लिए दूर दराज के लोग आ रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि करीब 20 साल से ये कुआं बिल्कुल भी सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक इसमें पानी आ गया है। हैरत की बात यह है कि इस कुएं के अंदर पानी उबल रहा है। ये नज़ारा देख कर के गाँव के लोग हैरान है, जहाँ अब इस कुएं को लेकर के तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। दरअसल पूरा मामला बिहार के भागलपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोराडी प्रखंड के हरचंडी गांव में स्थित बदारी बहियार का है, जहां एक ऐसा गांव कुआं मौजूद है जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। यह कुआं धान के खेत के बीचों बीच बना हुआ है, जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा था, मगर अब अचानक इसमें पानी आ गया है। जब पानी भी साधारण नहीं बल्कि
उबलता हुआ पानी। कुएं का पानी लगातार उबल रहा है, जो स्थानीय लोगों को अचंभित कर रहा है। उबलता हुआ ये पानी गर्म होने की बजाय बिल्कुल भी ठंडा है। जब गांव के एक युवक ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतर करके देखा तो फिर पानी से ऊपर की ओर दबाव बन रहा था, लेकिन जल स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और फिर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि जिस इलाके में ट्यूबवेल और कुएं का लेवल 80 फीट के करीब पहुंच गया है, वहां 20 से 25 फीट गहरे कुएं में अचानक पानी कैसे आ गया, लोग हैरान है। ग्रामीणों की माने तो ये कुआं 60 से 70 साल पुराना है और पिछले कुछ सालों से ये पूरी तरीके से सूखा पड़ा था, लेकिन अब इसमें पानी आ गया है, वो भी उबलता हुआ पानी। दोस्तों, खबर अररिया से है, जहां छात्रों ने कॉलेज में जमकर के बवाल काटा है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने कॉलेज में खूब तोड़फोड़ भी की है। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रबंधक पर अनियमितता का आरोप लगाया है। जब साथ ही मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे हुए हैं। जब मामला बिहार के अररिया के फारबिसगंज MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां हॉस्टल से मोबाइल चोरी हो जाने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने बताया है कि बीते रात हॉस्टल के कमरे में देर रात मोबाइल चोरी हो गई है। जब कॉलेज में हमेशा बाहरी लोगों का आवागमन होता है। हंगामा कर रहे छात्रों ने छात्रावास में भारी अनियमितता की बात कही है। जब मोबाइल चोरी के बाद प्रबंधन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर हंगामा किया है। जब वही सभी आक्रोशित छात्राएं मौके पर पुलिस के अधिकारियों को बुलाने की भी मांग कर रही है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि RSS वाले मोहन भागवत बड़ा आदमी है और फिर हम शूद्र जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसके कारण मुझ पर 10 करोड़ का इनाम रखा गया, जबकि मोहन भागवत पर 10 रुपये का भी इनाम नहीं रखा गया। चंद्रशेखर ने कहा है कि पुरखों की गलती से जातियां बनी हैं और मोहन भागवत ने पंडितों पर आरोप लगा दिया। पंडित होकर के उन्होंने पंडित पर आरोप लगा दिया है। मोहन भागवत बड़ा आदमी है, इसलिए उनकी जीभ काटने का फतवा जारी नहीं हुआ है, जबकि हम पिछड़ी और शूद्र जाति के हैं, इसलिए मेरी जीभ काटने वालों को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा किया है, जबकि मोहन भागवत पर 10 रुपए का भी इनाम नहीं रखा गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार के गया जिला में कांग्रेस के युवा नेताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। जी हाँ, आपको बता दूं कि बेरोजगारी दिवस मनाते हुए पकौड़ा का दुकान खोल करके पढ़े लिखे बेरोजगार पकौड़ा छान करके बेचने का काम किया है। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार ने किया है। उनके साथ कई लोगों ने घंटों पकौड़ा छान करके आम लोगों के बीच बेचने का काम किया है। युवाओं ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात बीते 9 सालों से जुमला साबित हुआ है। जब रोजगार के नाम पर मोदी सरकार बेरोजगारों को पकौड़ा छान करके बेचने, चाय बेचने की बात करके देश के बेरोजगारों के जले शरीर पर नमक रगड़ने जैसा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने पत्रकारों के सवाल पर या फिर विधानसभा में कई बार भड़कते हुए, गुस्साते हुए देखा होगा, लेकिन सोमवार को पटना में उनका बेहद अलग अंदाज नजर आया, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब पटना में जब सीएम नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने पीछे मुड़ करके अपने साथ खड़े मंत्रियों में पहले अशोक चौधरी को ढूंढा और फिर अशोक चौधरी का गर्दन पकड़ करके उन्हें खींच करके जबरन मीडिया के सामने ला करके खड़ा कर दिया। जी हाँ, नीतीश कुमार की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देख करके वहां मौजूद पत्रकार और मीडिया कर्मी भी हैरान रह गए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहाँ उस कार्यक्रम में उनसे एक मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ करके उन्हें मीडिया वालों के आगे खड़ा कर दिया। जहां नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का गर्दन पकड़ करके उन्हें आगे करते हुए कहा कि हमारे एक पुजारी हैं जो टीका लगाते हैं। जब बताया जा रहा है कि ब्रीफिंग के लिए खड़े मीडिया कर्मियों में से एक के माथे पर टीका देख करके नीतीश कुमार ने ऐसा किया है। नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के साथ जो कुछ किया उसे देख करके उनके साथ खड़े नेता और दूसरे मीडिया कर्मी दंग रह गए। आपको बता दें कि अशोक चौधरी के टीका लगाने पर नीतीश कुमार पहले भी तंज कस चुके हैं। आज जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ के उन्हें मीडिया कर्मियों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार बेहद अच्छे मूड में नजर आए और अशोक चौधरी भी हंस रहे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों और अस्पताल प्रशासन की चुस्ती के बावजूद डेंगू के डंक का कहर बढ़ता जा रहा है। यह पूर्णिया जिले में डेंगू पांव पसार रहा है। जब पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 22 डेंगू के मरीज इलाज के लिए आए थे, जिसमें से 11 मरीज स्वस्थ होकर के वापस लौट गए हैं। यहाँ अभी 8 मरीज का इलाज चल रहा है। सभी मरीज खतरे के बाहर है। राहत की बात है कि अब तक किसी की भी जान नहीं गई है। जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन एवं नगर निकाय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि लगातार छिड़काव करें, फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन के अनुसार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में 22 डेंगू के मरीज इलाज करवाने के लिए आए थे, जब वहीं निजी अस्पतालों में भी कई डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या करीब 100 के पास होगी। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के पोटेशियम साइनाइड वाला बयान दिया है, फिर भी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये हैरानी की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव उनके बयान से सहमत भी नहीं होते हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं होना थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि आरजेडी के शीर्ष लोग जानबूझ करके उनसे ये सब कहलवाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि ये चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, न ही व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी है। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वे बिहार के गया में पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें गया में दिव्य दरबार लगाने की इजाज़त नहीं मिली। जब बिहार सरकार के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है, जब भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार बाबा बागेश्वर से डर गई है, उनकी लोकप्रियता से घबरा करके सरकार कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जब नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लोगों की जो भी भीड़ उमड़ी थी, यह उससे बिहार सरकार डर गई है। जब बिहार सरकार अति पिछड़ी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, नीतीश कुमार सिर्फ जाति पात में बांट करके शासन करना चाहते हैं। दोस्तों बिहार में आपराधिक वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। आए दिन लूट चोरी जैसी वारदातें की खबरें देखने को मिलती है। वहीं अब पुलिस पर भी हमले के मामले सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर महिला ने हमला कर दिया। जहां सोशल मीडिया पर पुलिस की पिटाई का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस की पिटाई के वायरल वीडियो के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पुलिस की टीम शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के मकसद से छापेमारी करने पहुंची थी। जहां इसी दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच बहस हुई। विवाद बढ़ने पर महिलाओं ने पुलिस पदाधिकारी की पिटाई कर दी और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। हाथापाई के दौरान ही पुलिसकर्मियों ने एक महिला को थप्पड़ मार दिया। जब महिला को थप्पड़ मारने के बाद वहां मौजूद लोग उग्र हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को वहां से खदेड़ दिया और उनकी गाड़ी पर भी पथराव करने लगे। दोस्तों मशरूम एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। जहाँ इसका सेवन मुख्य रूप से शाकाहारी लोगों के द्वारा किया जाता है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मशरूम का सेवन करते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं। जहाँ इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। मशरूम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ दुनिया भर में उपलब्ध है, लेकिन इनमें से कुछ ही अपने स्वाद और पौष्टिकता के लिए जानी जाती है। जब भारत में मशरूम की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, जहाँ इसके अलावा राज्य सरकार भी इसकी खेती के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। जब बिहार सरकार उद्यान विभाग अपने राज्य के किसानों को यानी कि बिहार के किसानों को मशरूम की खेती को लेकर के बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। जब राज्य का उद्यान विभाग विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार करके किसानों को इसकी खेती पर जोर दे रहा है। जब विभाग ने किसानों को मशरूम की खेती के लिए 90% तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को ये धनराशि दी जा रही है। इसके लिए विभाग ने किसानों के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मशरूम एक हाई प्रोटीन वाली सब्जी होती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और फिर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस फसल में कम कैलोरी वाली सब्जी है और फिर इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मशरूम से सब्जी की भुजिया, अचार, मुरब्बा और रायता बनाया जाता है। इसका उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है, यह क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। जो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और फिर एंटी वायरल गुण से भरपूर होती है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत तमाम कौशल वाले कारीगरों को ट्रेनिंग और लोन दिया जाएगा। इस योजना को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार इससे एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश भी कर रही है। इस योजना के तहत मिट्टी का काम करने वाले, जूते चप्पल बनाने वाले और फिर कपड़े सिलने जैसे कुल 18 पारंपरिक कारोबारियों को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी देकर के पहचान दी जाएगी। इस योजना से देश का एक बड़ा कामगार वर्ग लाभान्वित होगा, जो कि अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है। जब पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाए, जब अब इसे विश्वकर्मा पूजा के दिन भी शुरू किया गया है। जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया था। योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। जब विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। जहाँ देश भर में बाल काटने वाले, कपड़े सिलने वाले, जूता बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और मिस्त्री का काम करने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी सेक्टर में औपचारिक तौर पर नहीं गिने जाते हैं। पीएम मोदी ने इन्हीं को पहचान देने के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए की लागत से न सिर्फ इन कामगारों को पहचान दी जाएगी, बल्कि इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और उद्यम के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी, पीएम मोदी ही गारंटी देंगे। उन्होंने कहा है कि ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो फिर शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए। जहाँ सरकार ने इसका भी ख्याल रखा है। जहाँ इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगते है तो फिर आपको गारंटी मोदी देता है। इस योजना के तहत शुरुआत में 18 तरह का काम करने वालों को चिन्हित किया गया है। इसमें शामिल है बरई, नाई, सुनार, मोची, धोबी, दर्जी, राज मिस्त्री, कुम्हार, लोहार, हथियार बनाने वाले, नाव बनाने वाले, जाल बनाने वाले, हथौड़ा और औजार बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, टोकरी और चटाई की बुनाई करने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, माला बनाने वाले और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम बताई जा रही है। हालांकि कई जिलों में हल्की बूंदाबूंदी के आसार जरूर हैं। इस बीच दिन और रात के तापमान में इजाफा हुआ है और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के माने तो आज उत्तरी बिहार के कई इलाकों में सामान्य से बारिश हो सकती है। जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि मौसमी कारकों के प्रभाव से आज आंशिक बादरी के बीच जिले में हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान 15 से 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पूर्वी हवाओं के बहने का अनुमान है, जिसके चलते पूरे बिहार में नमी वाली पूर्वा हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। अभी अमूमन मध्य भारत की ओर ज़्यादा सक्रिय है। इस वजह से अगले 1 सप्ताह तक राज्य में यानी कि बिहार में भारी बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। आपको बता दें कि आज 19 सितंबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, भागलपुर, बांका, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन हो सकता है। आज बिहार के ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका है। दोस्तों अगर आपको अस्थमा है यानी कि दमा की बीमारी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दमा की बीमारी यानी कि अस्थमा की बीमारी लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी, इस बीमारी का इलाज तो है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो फिर मौत तक ये बीमारी उनके साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन आप इसे दवाई के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दवाई खाने से आपको आराम तो मिल जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एलोपैथिक दवाई खाने से। जहाँ लेकिन अगर आप दवाई खाना छोड़ देते हैं तो फिर आपको अस्थमा काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। जहाँ अगर दवाई खाते हैं तो सही रहती हैं, लेकिन आपको दवाई कंटिन्यू खाना पड़ता है। जहाँ अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर से अस्थमा काटेगा आ जाएगा। लेकिन अब अस्थमा एलर्जी का इलाज बीमारी का पूरा क्योर दवाई आ गया है। जी हाँ, BHU के डॉक्टरों ने अस्थमा बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है और इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने में सक्षम है। जहाँ ये अस्थमा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ अब हर्बल नेबुलाइजर से भी आप अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों का क्योर कर सकते हैं। BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने तैयार किया है। जहाँ ये दवा
आपको बता दें कि मौसमी एलर्जी, खांसी, सर्दी, सांस फूलना और फिर अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एलोपैथिक नेबुलाइजर मरीजों को राहत तो देते हैं, लेकिन शरीर में साइड इफेक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। बीएचयू के IMS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आयुर्वेद विभाग को हर्बल नेबुलाइजर यानी कि केवी रेस्पिरेटर सॉल्यूशन तैयार करने में सफलता मिली है। 40 चूहों पर ट्रायल सफल होने के बाद 1.5 साल में 500 बच्चों को इस नेबुलाइजर से राहत दी गई है। जहाँ इससे फेफड़ों समेत किसी भी अंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब बच्चों में गिरते ऑक्सीजन लेवल को भी नियंत्रित किया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल को 4% तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये औषधीय कंटकारी यानी कि भटकटिया और फिर वसाका यानी कि अरुषा पौधों से तैयार की गई है। इस विधि से तैयार किया गया ये नेबुलाइजर देश में पहला है। करीब 2 हफ्ते तक 40 चूहों पर ट्रायल किया गया है। सफलता के बाद हर्बल नेबुलाइजर को IMS की डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, एनिमल एथिकल कमेटी और फिर क्लिनिकल एथिकल कमेटी को से मंजूरी मिल गई है। या CTRI यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने भी दवा को मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे तैयार हुआ है ये दवा। आपको बता दूं कि चरक संहिता में वर्णित फॉर्मूले से बनी औषधीय धूम्रपान विधि का उल्लेख चरक संहिता में वर्णित श्वास रोग में सही बताया गया है। जब ये फॉर्मूला अपनाया गया है, जब अरुषा और भटकैया के पत्तों को धो करके एक बड़े बर्तन में रखा गया है, फिर धीमी आंच पर 24 घंटे तक उबाला गया, फिर कपड़े से छान करके पानी को अलग कर लिया गया और उसी पानी को दोबारा उबाला गया। सारा पानी सूख गया था। तरल को पानी के स्नान में सुखा करके सूखा पाउडर तैयार किया जाता था। आपको बता दें कि 3 महीने पहले चूहों पर हर्बल नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया गया था। IMS द्वारा चूहों के लीवर, किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े और फिर हृदय के टुकड़े की हिस्टोपैथोलॉजी जांच की गई, जिसमें सभी अंग सामान्य पाए गए हैं। मुख्य रूप से अरुषा और भटकटिया से 5 किलोग्राम के अनुपात में पाउडर तैयार किया गया है। इसे बच्चों को फ्री में दिया जा रहा है। BHU के आयुर्वेद एवं बाल रोग एवं कुमार भित्तीय विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम शंकर उपाध्याय कहते हैं कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसके बाद हर्बल नेबुलाइजर कई क्लिनिकल ट्रायल में सफल रहा है। बच्चों के इलाज में बहुत कारगर है। जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, ये उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है जो अस्थमा से पीड़ित हैं, अस्थमा से परेशान हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि सोशल मीडिया आजकल हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। जब हम सभी खुशियां और फिर गम यहाँ शेयर करते हैं, कई बार अपनी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते हैं। आप शायद इसे केवल एक याद के रूप में शेयर करते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये धन कमाने का जरिया बन चुका है, यानी कि पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। लोग वीडियोस बना करके शेयर करते हैं और इससे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसे लेकर के मुस्लिमों के धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया है। जहां पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर में 3 दिनों से चल रही जमीयत उलमाए हिंद की शरीयत के मामलों को लेकर के एक अहम बैठक चली थी। जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की ठिकड़ीबाड़ी में 3 दिनों तक जमीयत उलमाए हिंद की शरीयत के मामले को लेकर के एक बैठक चली। इस बैठक में कहा गया है कि नाच गाना करके या फिर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल करके कमाया गया पैसा इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। इस प्रस्ताव पर दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती समेत लगभग 200 मुफ्तियों ने सहमति दर्ज करते हुए इसे पास कर दिया है। जब बताया जा रहा है कि बंगाल में इस सम्मेलन का मकसद वर्तमान समय में शरीयत के लिहाज से जायज़ और फिर नाजायज़ कामों को देखना था। इस सम्मेलन में 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव नाजायज़ और हराम धन कमाने और फिर खर्च करने को लेकर था। इसमें सभी मुस्लिमों ने कहा है कि ब्याज, रिश्वत, चोरी, जुआ और सट्टा समेत कई ऐसे काम हैं जिनमें दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके धन कमाया गया हो, जब वे नाजायज़ और हराम है। इस दौरान वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर नाच गाना करके या फिर अपनी तस्वीर डाल करके कमाए गए धन को भी नाजायज करार दिया है। दूसरा प्रस्ताव बकरीद में सामूहिक तौर पर होने वाली जानवरों की कुर्बानी को लेकर था। जहाँ इसमें कहा गया है कि मुसलमान को चाहिए कि बकरीद के मौके पर ऐसी संस्थानों में अपने पैसे कुर्बानी के लिए ना दें जो सामूहिक तौर पर कुर्बानी करवाते हैं, बल्कि अपनी कुर्बानी को खुद करने की कोशिश करें। यह ज़्यादा बेहतर है। जब प्रस्ताव में कहा गया है कि सामूहिक तौर पर जो संस्था कुर्बानी करने की जिम्मेदारी लेती है उसमें कई बार सही जिम्मेदारी नहीं निभाने की शिकायत मिलती है, इसीलिए अपनी कुर्बानी खुद ही करें, किसी दूसरे को ना दें। ये प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेज दिया गया है।
आमिर सुबहानी को कुछ दिन पहले पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ उनका ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एडमिट करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। मुख्य सचिव को सिर में पिछले दिनों चोट लगी थी और फिर माइनर इंजरी की शिकायत मिली थी। इसके बाद उनका इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई गई थी। वहीं अब आमिर सुबहानी को बेहतर इलाज के लिए पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेज दिया गया है, यहाँ उनको जल्द ही बेहतर इलाज करवा करके वापस बिहार भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। इसका कारण है कुछ दिन पहले पटना के डीएम डेंगू के कारण बीमार हो गए थे और निजी अस्पताल में इलाज कराया था। अब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी बीमार है, जहां उनको दिल्ली भेज दिया गया है। दोस्तों, बीएसईबी एसटीटी परीक्षा 2023 की घोषणा जल्द की जाने वाली है। रिजल्ट जारी होने की तैयारी लगभग हो चुकी है। एक बार बीएसईबी एसटीटी रिजल्ट जारी होने के बाद आप bsebstt.com से चेक और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसटीटी परीक्षा 2023 4 से 15 सितंबर के बीच अलग अलग तारीखों पर आयोजित की गई थी। यहाँ बीएसईबी एसटीटी रिजल्ट 2023 जारी करने की लगभग सभी तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी एसटीटी एग्जाम के लिए अंतिम उत्तर कुंजी प्रोविजनल यानी कि आंसर की जारी की थी, जिसके खिलाफ 16 सितंबर 2023 तक आपत्ति आमंत्रित की थी। जहाँ जो उम्मीदवार इसके लिए उपस्थित हुए थे वे जल्द ही बीएसईबी एसटीटी परिणाम 2023 लिंक देख सकते हैं। बीएसईबी ने पहले एसटीटी परिणाम 18 सितंबर तक जारी करने के लिए अधिसूचित किया था। स्थानीय रिपोर्ट में भी 18 सितंबर को परिणाम जारी होने की बात कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली 10 लाख तक की राशि का दुरुपयोग करने पर अब केस दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां बिहार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पुंडरीक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जहाँ दरअसल बीते हफ्ता में राज्य के बेगूसराय, गया और फिर दरभंगा जिले में जांच के दौरान ये पता चला है कि 12 लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग किया है, जहाँ जिसने अब रकम की वापसी होगी या वसूली होगी और केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बिहार उद्योग विभाग प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पुंडरीक ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले सप्ताह बेगूसराय, गया और दरभंगा जिलों में दल द्वारा जांच के दौरान 12 लाभार्थियों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग किया है, जहां इन लाभार्थियों पर राशि की वसूली और फिर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जिलों में भी जांच जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए हर साल 8000 लोगों को उद्यमी बनाने का मौका मिलता है, जहाँ राज्य सरकार राज्य के यानी कि बिहार के सभी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक राशि देती है। यह पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा आवेदकों में से 8000 युवाओं को ये राशि मिली है। इस साल 30 सितंबर तक आवेदन की तिथि तय की गई है, जहाँ उद्योग विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन किए जाएंगे। 18 से 50 साल के आयु वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या फिर समक्ष रखी गई है। दोस्तों, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है, जहां नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुका था। जहां रक्सौल बॉर्डर के पास सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट मिली है, जहां उसकी पहचान नेपाल बरुआ के पुत्र श्रवण बरुआ के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों द्वारा श्रवण बरुआ से पूछताछ कर रही है। गृह मंत्रालय को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि श्रवण बरुआ बोधगया में रह रहा था। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेशी नागरिक का इंडिया में कैसे पासपोर्ट बन गया और वे बोधगया में कितने दिनों से रह रहा था, जब वहाँ किस मकसद से रह रहा था, आखिर इन सब में कौन उसकी मदद कर रहा था, उसे किससे और फिर क्यों पासपोर्ट बनवाया, जहाँ ये जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जैसे ही इस बात की भनक जांच एजेंसी को लगी तो फिर सभी के हाथ पांव फूलने लगे। जैसे भी जांच एजेंसियों के सदस्य एग्रीमिशन ऑफिस पहुंचे और फिर बांग्लादेशी नागरिक से IB की टीम, SSB और फिर अन्य जांच एजेंसी पूछताछ कर रहे हैं। जब पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, उसे पूछताछ जारी है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं? जी हाँ, एक ऐसा बयान दिया है नीतीश कुमार ने जिसको लेकर के लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं। पहले एनडीए में गए, फिर महागठबंधन में आए, फिर एनडीए में गए, फिर महागठबंधन में आए। अब फिर से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है हम आपको भी बता रहे हैं। जहाँ आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में
सियासी तूफान की आहट सुनाई दे रही है। यह चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलने की तैयारी में है। ये चर्चा उस दिन शुरू हुई जब G20 के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, जहां वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दी थी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर झंझारपुर आए। यहाँ 25 मिनट के भाषण में निशाने पर केवल और केवल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहे। वहीं नीतीश के प्रति नरमी भी साफ दिखाई दी। ऐसे में सवाल खड़ा होना तो लाजमी है कि बिहार के मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा, यह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखने के लिए पहले दिन से ही प्रयासरत हैं। इन सभी के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग राह पर चल दिए हैं। यह पहली बार नीतीश कुमार ने गठबंधन से हटकर के बयान दिया है। उनके बयान से लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में सियासी भूचाल आने वाला है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी इंडिया के सदस्यों द्वारा टेलीविजन चैनल एंकर का बहिष्कार करने के बारे में जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। जब नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन के कुछ सदस्यों को लगा होगा कि टीवी एंकर के साथ कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सदा ही प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा हूं और सत्ताधारी लोग हमेशा मीडिया को टारगेट करते हैं। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं भाजपा को परास्त करने के बाद अपने पैसे को लेकर के मीडिया जनों को पूरी आज़ादी देने का आश्वासन देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं पत्रकारों का पूर्ण समर्थन करता हूं। जब पत्रकारों को पूरी आज़ादी मिलेगी तभी वे सही लिखेंगे, जो चाहते हैं वे लिखेंगे। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की मीडिया समिति ने गुरुवार को 14 टेलीविजन एंकरों की एक सूची जारी की है, जिनके कार्यक्रम में वे अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। यह बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग राह पर चल दिए हैं। यह सियासी जानकार भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में मत भिन्न है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। G20 समिति की बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज बुलाया था। इसमें गठबंधन में शामिल दलों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर नाराजगी जताई। जब दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामचरित्र मानस पर विवादित बयान दे रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार में गठबंधन में शामिल दलों के अलग अलग दावे हैं। बिहार की राजनीति के जानकार अजय कुमार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी कोई भी पेंच फंसे हैं, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है। यह हर बैठक में इस चर्चा का एजेंडा होता है, लेकिन अन्य मुद्दों के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाती है। यह कोई शक नहीं है कि लोग भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लेकिन सभी दलों की अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाई जाएगी। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में सीमित भूमिका निभा रहे हैं। गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। सबसे पहली मीटिंग पटना में हुई थी, जहां उस समय माना गया है कि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। जातीय जनगणना को इंडिया अहम मुद्दा बनाए। जब तीसरी बैठक में नीतीश कुमार ये एजेंडा लेकर के गए थे, जिसे गठबंधन के सहयोगी दलों ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।